नमस्कार। आज हम 1979 के बर्कशायर हैथवे शेयरहोल्डर लेटर की कुछ खास बातों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ। ये पत्र वॉरेन बफे की सोच को समझने के लिए मतलब कमाल का जरिया है, खासकर जब बात बिजनेस के प्रदर्शन, महंगाई और लंबी अवधि में वैल्यू बनाने की आती है। बिल्कुल, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 1979 का साल जो था वो भारी महंगाई का दौर था। तो ये पूरा लेटर उसी माहौल की देन है और बफेट की कई बातें इसी संदर्भ में ज़्यादा मायने रखती हैं। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये लेटर दिखाता है कि ऊपर से दिखने वाले शानदार रिटर्न्स भी कैसे धोखा दे सकते हैं। असलियत में आपकी खरीदने की ताकत मतलब परचेजिंग पावर पर क्या असर पड़ रहा है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं एक बुनियादी सवाल से। बिज़नेस के प्रदर्शन को सही तरीके से मापा कैसे जाए? 1979 में एक अकाउंटिंग नियम बदला था जिसने थोड़ी उथल-पुथल मचाई थी। हाँ, बीमा कंपनियों को कहा गया कि वो अपनी इक्विटी होल्डिंग्स को बैलेंस शीट पर लागत के बजाय बाजार की कीमत, मार्केट वैल्यू पर दिखाएं। पहले नियम था कि लागत या बाजार कीमत जो भी कम हो उस पर दिखाओ। सही। इस बदलाव से बर्कशायर के नेटवर्थ कागज पर तो काफी बड़ी हुई दिखने लगी थी। हाँ, बिल्कुल बड़ी भी दिखी, लेकिन इसने एक अजीब-सी उलझन पैदा कर दी। जैसे बर्कशायर की एक बड़ी सब्सिडरी थी, ब्लू चिप स्टैम्प्स, उसे अभी भी पुराने नियम पर चलना था, मतलब लागत या बाजार जो कम हो। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही स्टॉक अगर बर्कशायर की बीमा कंपनी और ब्लू चिप स्टैम्प्स दोनों के पास है, तो वो बर्कशायर की कुल बैलेंस शीट में दो अलग-अलग कीमतों पर दिख सकता था। अरे इससे तो नेटवर्थ को समझना ही मुश्किल हो गया होगा। हाँ, बिल्कुल, ये तो वाकई में कंफ्यूज करने वाला था। तो बर्कशायर का क्या नजरिया था इस पर? वो कैसे प्रदर्शन मापना सही समझते थे? उनका तर्क था कि हर साल के कामकाज मतलब ऑपरेशंस के प्रदर्शन को मापने के लिए परिचालन आय यानी ऑपरेटिंग अर्निंग्स की तुलना लागत पर मूल्यांकित शेयर होल्डर्स की इक्विटी यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी एट कॉस्ट से करना ज्यादा सही है। अच्छा। अगर आप इक्विटी को बाजार भाव पर रखकर प्रदर्शन मापेंगे तो नतीजे गड़बड़ा सकते हैं। कैसे गड़बड़ा सकते हैं मतलब? सोचिए, अगर शेयर बाजार गिर गया तो हम्म। आपकी इक्विटी का बाजार मूल्य जो कि हिसाब में नीचे आता है, हम्म। डिनोमिनेटर, हाँ। वो कम हो जाएगा। हाँ। ऐसे में मामूली सी कमाई भी प्रतिशत में बहुत अच्छी दिखेगी और इसका उल्टा भी सच है। अच्छा। अगर आपके शेयर बहुत बढ़ गए तो अच्छी खासी कमाई भी प्रतिशत में साधारण नजर आ सकती है। अच्छा, तो ये असली तस्वीर नहीं दिखाता। बिल्कुल नहीं। इस लेटर में सिर्फ प्रति शेयर आय यानी अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस पर फोकस करने की भी काफी आलोचना है। हम्म। ये तो बहुत से निवेशक देखते हैं। हाँ, और बफेट ने इसे समझाने के लिए एक बचत खाते या सेविंग्स बॉन्ड का उदाहरण दिया। देखिए, इनमें भी तकनीकी रूप से ईपीएस तो बढ़ता ही रहता है क्योंकि ब्याज जुड़ता जाता है। हाँ, ये तो है। लेकिन क्या इससे कोई असली आर्थिक तरक्की हो रही है? नहीं, ये बस पैसे पर पैसा जुड़ने जैसा है। उनका कहना था कि सिर्फ ईपीएस ग्रोथ देखना ये जानने के लिए काफी नहीं है कि मैनेजमेंट कैसा काम कर रहा है। तो फिर असली पैमाना क्या है? मैनेजमेंट के काम को कैसे परखें? असली परीक्षा ये है कि मैनेजमेंट बिजनेस में लगी शेयरधारकों की पूंजी, इक्विटी कैपिटल पर कितनी ऊंची दर से कमाई कर पा रहा है, वो भी बिना ज्यादा उधारी लिए या अकाउंटिंग की तिकड़म भिड़ाए। लगातार ऊंची रिटर्न ऑन इक्विटी हासिल करना, ना कि सिर्फ ईपीएस बढ़ाते जाना, यही किसी बिजनेस की असली ताकत दिखाता है। ठीक है, ये तो हुई साल 10 साल के प्रदर्शन की बात। लेकिन लंबी अवधि में क्या? वहां तो बर्कशायर भी मानता है कि बाजार मूल्य और पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन्स, मायने रखते हैं और उनका रिकॉर्ड तो शानदार रहा है। बिल्कुल। 1964 से 1979 तक 15 सालों में बर्कशायर की बुक वैल्यू $19.46 प्रति शेयर से बढ़कर 335.85 हो गई। वाह। यह सालाना 20.5% की चक्रवृद्धि बढ़ोतरी है, वो भी बिना ज्यादा कर्ज लिए और बहुत कम नए शेयर जारी किए। सुनने में लाजवाब लगता है। 20.5% सालाना? इससे बेहतर और क्या हो सकता है भला? यहीं पर लेटर का सबसे चौंकाने वाला और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। बफेट चेतावनी देते हैं, इतनी शानदार नाम मात्र की बढ़ोतरी के बावजूद महंगाई और टैक्स मिलकर आपकी असली कमाई को खत्म कर सकते हैं। क्या? हाँ, 20% रिटर्न भी शायद आपको अमीर न बनाए। ये कैसे हो सकता है? उन्होंने इसे समझाने के लिए इन्वेस्टर्स मिजरी इंडेक्स या निवेशक दुख सूचकांक का जिक्र किया था। ये क्या चीज है? ये एक सरल लेकिन बहुत दमदार सोच है। इसे ऐसे समझें, ये है महंगाई की दर प्लस आपकी निवेश आय पर लगने वाली टैक्स की दर, मतलब साधारण आय और कैपिटल गेन्स दोनों मिलाकर।
अच्छा। बफेट का तर्क है कि जब ये दुख सूचकांक आपके निवेश पर मिलने वाले रिटर्न की दर से ज्यादा हो जाता है तो आपकी असली खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर, कम होने लगती है, भले ही आप अपनी कमाई में से एक पैसा भी खर्च ना करें। बाप रे। मतलब अगर महंगाई 14% है और आपकी 20% की कमाई पर टैक्स वगैरह मिलाकर असरदार दर 6 या उससे ज्यादा है, तो आपकी असली दौलत बढ़ ही नहीं रही या शायद घट रही है। बिल्कुल यही, आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। और उन्होंने इससे और साफ करने के लिए सोने और तेल से तुलना की। हाँ, वो वाला हिस्सा भी था। 1964 में बर्कशायर की जो बुक वैल्यू थी, उससे करीब आधा आउंस सोना खरीदा जा सकता था। ठीक है। 15 साल की जबरदस्त मेहनत, 20.5% सालाना ग्रोथ और सारी कमाई वापस बिजनेस में लगाने के बाद 1979 में जो बढ़ी हुई बुक वैल्यू थी, उससे भी लगभग उतना ही सोना खरीदा जा सकता था। कमाल है। मतलब इतनी मेहनत के बाद भी खरीदने की ताकत वहीं की वहीं। हाँ, संदेश साफ है, सरकारें नोट छाप सकती हैं, सोना या तेल नहीं। और यहीं से एक बड़ा सबक मिलता है। हो सकता है कि बाहरी हालात, खासकर पैसे की स्थिरता या अस्थिरता, मैनेजमेंट की अपनी काबिलियत से भी ज्यादा असर डालते हों जब असली निवेश के नतीजों की बात आती है। मतलब बेहतरीन मैनेजमेंट भी शायद। हाँ, बेहतरीन मैनेजमेंट भी शायद तेज महंगाई के बुरे असर को पूरी तरह से काट नहीं सकता। चलिए अब जरा बर्कशायर के अलग-अलग बिजनेस पर नजर डालते हैं। जैसा कि 1979 के लेटर में बताया गया था, आय के कई सोर्स थे उनके पास। बीमा, टेक्सटाइल, रिटेल, बैंकिंग वगैरह। हाँ, और इनमें कुछ दिलचस्प किस्से छुपे हैं। जैसे टेक्सटाइल और रिटेल में उन्होंने एसोसिएटेड रिटेल स्टोर्स चलाने वाले बेन रोजनर की बहुत तारीफ की। हम्म। मुश्किल बाजार में भी वो कम पूंजी लगाकर शानदार रिटर्न कमा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ वॉम्बेक मिल्स नाम की टेक्सटाइल कंपनी खरीदने को उन्होंने अपनी गलती माना। हाँ, माना। उसे बहुत सस्ते में खरीदा था ये सोचकर कि सौदा अच्छा है, लेकिन वो बिजनेस चलाना बहुत मुश्किल साबित हुआ। बिल्कुल। यहाँ बफेट का एक क्लासिक सबक है। टर्न अराउंड, यानी बिगड़े बिजनेस को सुधारने की कोशिशें शायद ही कभी कामयाब होती हैं। हाँ, ये तो वो अक्सर कहते हैं। उनका कहना है कि एक बढ़िया बिजनेस को ठीक-ठाक कीमत पर खरीदना, एक घटिया बिजनेस को बहुत सस्ते में खरीदने से कहीं बेहतर है। सही बात है। अब आते हैं बीमा के काम पे, जो बर्कशायर का एक बड़ा हिस्सा है। अंडरराइटिंग यानी पॉलिसी बेचने के बिजनेस में 1979 में बर्कशायर का प्रदर्शन इंडस्ट्री के औसत से बेहतर था। हाँ, बेहतर था। उनका संयुक्त अनुपात, कंबाइंड रेशियो, यानी खर्च और दावे मिलाकर प्रीमियम का कितना प्रतिशत बना, वो 97.1% था, जबकि इंडस्ट्री का 100.7%। अच्छा, 100% से कम होना मतलब अंडरराइटिंग में मुनाफा? जी हाँ, सीधा मुनाफा। तो ये तो अच्छी बात थी, लेकिन वो आगे के लिए ज्यादा उम्मीद लगाए नहीं बैठे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें लग रहा था कि 1980 में इंडस्ट्री का हाल और बिगड़ेगा, शायद कंबाइंड रेशियो 105% तक पहुंच जाए और बर्कशायर का प्रदर्शन इंडस्ट्री के मुकाबले शायद उतना अच्छा न रहे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिल लीशे नाम के अपने मैनेजर की बहुत तारीफ की, जिन्होंने सिर्फ मुनाफे वाली पॉलिसी लिखने पर ध्यान दिया, भले ही इसके लिए बिजनेस की ग्रोथ कम करनी पड़ी हो। ये अनुशासन दिखाया उन्होंने। ये तो उस आम सोच के बिल्कुल उलट है, जहां मैनेजर हर हाल में बिक्री बढ़ाने पर जोर देते हैं। बिल्कुल उलट। और बीमा उद्योग के लिए उनका नजरिया ये था कि ऊंची ब्याज दरें बीमा कंपनियों को अंडरराइटिंग में घाटा सहने के लिए उकसाएंगी। ताकि वो प्रीमियम से मिले पैसे को निवेश करके कमाई कर सके। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगले 5 साल इंडस्ट्री का औसत कंबाइंड रेशियो 105% के आसपास रहेगा, यानी पॉलिसी बेचने में लगातार घाटा। उन्होंने ये भी चेताया कि ऑटो एक्सीडेंट में कमी, जो शायद बढ़ती गैस कीमतों की वजह से थी, वो हमेशा नहीं रहेगी। सही कहा। बीमा अच्छा बिजनेस हो सकता है, लेकिन ये मैनेजमेंट की काबिलियत या उसकी कमी के असर को कई गुना बढ़ा देता है, और किसी एक साल में नतीजे बहुत खराब भी हो सकते हैं। बीमा बिजनेस का दूसरा पहलू है निवेश। वहां क्या चल रहा था? इक्विटी होल्डिंग्स तो कमाल कर रही थी, जिनमें जीआईसीओ, सेफको, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े नाम थे। हाँ, इक्विटी में उनका दर्शन साफ था। ऐसी कंपनियों में पैसा लगाओ जिनके मैनेजमेंट पे भरोसा हो कि वो कंपनी की कमाई को समझदारी से वापस बिजनेस में लगाकर शेयरधारकों के लिए और ज्यादा वैल्यू बनाएंगे। लेकिन बॉन्ड्स को लेकर तो उनकी राय बहुत तीखी थी, है ना? हाँ, बहुत तीखी, खासकर लंबी अवधि के फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स पर। उन्होंने इसकी तुलना कैंडी या कपड़े बेचने से की थी। वो बड़ा मजेदार उदाहरण था। हाँ, उन्होंने कहा कि जैसे वो आज 2010 या 2020 में डिलीवर होने वाली कैंडी या कपड़े की कीमत तय नहीं करेंगे, वैसे ही वो उन सालों में इस्तेमाल होने वाले पैसे यानी बॉन्ड्स से मिलने वाले मूलधन की कीमत आज क्यों तय करें? महंगाई के दौर में ये बेवकूफ़ी है। उन्होंने माना कि 15 साल के बॉन्ड खरीदना और उन्हें घाटे में भी ना बेचना एक गलती थी। जी हाँ, माना। उनकी पसंद कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे। क्यों?
उसमें क्या खास था? क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड में उन्हें ये ऑप्शन मिलता है कि वो बॉन्ड को शेयर में बदल सकें। ये उन्हें बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट को समय से पहले खत्म करने का एक रास्ता देता था, जिससे बॉन्ड का सरदार जीवन काल कम हो जाता था। अच्छा। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि अगर महंगाई काबू में आ जाती है तो बॉन्ड्स को लेकर उनका इतना नकारात्मक नजरिया गलत भी साबित हो सकता है। और आखिर में बैंकिंग, इलिनॉइस नेशनल बैंक का प्रदर्शन तो गजब का था। असाधारण। जी नेबेक के नेतृत्व में वो बैंक अपनी औसत संपत्ति पर करीब 2.5% कमा रहा था, जो इंडस्ट्री के औसत से 3 गुना ज्यादा था। बाप रे, 3 गुना। हाँ, लेकिन बैंक होल्डिंग कंपनी एक्ट नाम के कानून की वजह से बर्कशायर को वो बैंक बेचना पड़ा। हाँ, ये दुखद था। और लेटर में साफ लिखा है कि उस बिक्री से मिले पैसों से बैंक की कमाई की भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस कीमत पर बैंक बिका उस कीमत पर वैसा ही बढ़िया बिजनेस मिलना मतलब नामुमकिन था। अब आते हैं शेयरधारकों के साथ उनके रिश्ते और मैनेजमेंट के तरीके पर। 1979 में बर्कशायर का स्टॉक नैस्डैक पर लिस्ट हुआ, जिससे जानकारी फैलना आसान हुआ होगा। हाँ, कुछ हद तक। और लेटर में बर्कशायर के अनोखे शेयरधारक आधार का भी जिक्र है। ज्यादातर लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं और कई के लिए बर्कशायर उनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इसी बात को ध्यान में रखकर वो अपनी रिपोर्टिंग भी करते हैं। कैसे? क्या अलग है उनकी रिपोर्टिंग में? देखिए, उनका तरीका यह है कि वो अपनी हर रिपोर्ट को पिछली रिपोर्टों से जोड़ते हैं, ताकि बार बार वही बातें ना दोहरानी पड़ें। वो कोशिश करते हैं कि वही जानकारी दें जो उन्हें खुद चाहिए होती अगर वो शेयरधारक की जगह होते। ये अच्छी सोच है। और सबसे खास बात, सारी बातें सीधे सीईओ लिखते हैं, कोई पीआर टीम नहीं। तिमाही रिपोर्ट में लंबी चौड़ी कहानियां नहीं होती, क्योंकि उनका ध्यान लंबे समय पर होता है। फिल फिशर के रेस्टोरेंट वाले उदाहरण का भी जिक्र था, है ना? वो क्या था? हाँ, वो एक बढ़िया मिसाल है। जैसे एक रेस्टोरेंट अपनी लगातार अच्छी सर्विस और खासियतों से एक खास तरह के ग्राहक बनाता है जो बार बार आते हैं, वैसी ही एक कंपनी को भी करना चाहिए। मतलब सही ग्राहक यानी शेयरधारक आकर्षित करना। बिल्कुल। बर्कशायर ऐसे शेयरधारक चाहता है जो उनके काम करने के तरीके को समझते हों, उनकी नीतियों से सहमत हों और उम्मीदें भी वैसी ही रखते हों। वो चाहते हैं कि उनके शेयरधारक टिक कर रहें, जल्दी जल्दी खरीद फरोख्त ना करें, कम टर्नओवर वाले शेयरधारक। और कंपनी चलाने का उनका तरीका, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसा है? ये भी काफी अनोखा है। पैसे से जुड़े सारे बड़े फैसले सेंट्रलाइज्ड हैं, मतलब वॉरेन बफेट खुद लेते हैं। लेकिन रोजमर्रा का बिजनेस चलाने की पूरी आजादी अलग अलग कंपनियों के सीईओ को दी गई है, यानी बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन। हेड ऑफिस बहुत छोटा है। इसके फायदे और नुकसान क्या हैं? फायदे तो साफ हैं, तेजी से काम होता है, खर्चा बचता है और बेहतरीन टैलेंट वाले मैनेजर आकर्षित होते हैं जिन्हें अपनी मर्जी से काम करना पसंद है। ऑटोनॉमी चाहिए। और जोखिम? लेकिन हाँ, एक रिस्क भी है कि कभी कभार कोई बड़ी गलती हो सकती है जिसे शायद ज्यादा कंट्रोल वाले सिस्टम में टाला जा सकता था। ये भरोसे पर आधारित मॉडल है। तो इस 1979 के लेटर से अगर कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? मेरे लिए तो ये हैं, सिर्फ ईपीएस देखना काफी नहीं, प्रदर्शन को गहराई से समझो। महंगाई कितनी खतरनाक हो सकती है, अच्छे रिटर्न को भी खा सकती है। हाँ, बिल्कुल। मैनेजमेंट में अनुशासन कितना जरूरी है, जैसे फिल लीशे ने दिखाया। हमेशा पुरानी सोच पर सवाल उठाओ, चाहे वो बॉन्ड मार्केट हो या बीमा का चक्र, और अपने शेयरधारकों से ईमानदारी से सीधी बात करो। बिल्कुल सही कहा। और कमाल की बात यह है कि ये सारी बातें आज इतने सालों बाद भी उतनी ही जरूरी हैं। महंगाई, पैसा कहाँ लगाना है, बिजनेस को कैसे आंकना है, ये सवाल आज भी हर निवेशक और मैनेजर के सामने है। 1979 का ये लेटर वाकई टाइमलेस विजडम का खजाना है। तो चलिए अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये लेटर इस बात पर बहुत जोर देता है कि महंगाई जैसी बड़ी बाहरी ताकतें मैनेजमेंट की कोशिशों पर भी भारी पड़ सकती हैं। हाँ। इसे ध्यान में रखते हुए ये हमें लंबी अवधि के निवेश फैसले लेते समय सिर्फ कंपनी की अपनी खासियतों पर फोकस करने की सीमाओं के बारे में क्या सिखाता है? बड़े आर्थिक माहौल यानी मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को कितनी अहमियत देनी चाहिए? ये एक गहरा सवाल है। ये लेटर निश्चित रूप से हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सिर्फ अच्छी कंपनियां ढूंढना ही काफी नहीं है। उस बड़े आर्थिक समंदर को समझना भी मतलब उतना ही जरूरी है जिसमें ये कंपनियां तैर रही हैं। इस पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है।